सर्वेभ्यो नमो नमः। क्या आप सभी तक मेरी आवाज आ पा रही है? जी महोदय। हाँ जी सर, आ रही है। जी। तो इससे पूर्व आप सभी लोगों ने शैक्षिक तकनीकी के बहुत सारे आयामों पे चर्चाएं सुनी है। आज की क्लास को शुरू करने से पूर्व मैं आप सभी लोगों से कुछ क्वेश्चन करूंगा और जिसको भी वो क्वेश्चन पता होंगे वो लोग आंसर देंगे, उत्तर देंगे, और जिनको नहीं भी पता होंगे वो जानने का प्रयास करेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। तो आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए मैंने शाम को कहा है कि आप बाजार जाइए और बाजार से फला चीज ले आइए या दूध ले आइए, तो मैंने शाम को क्या दिया? निर्देश। बहुत सुंदर। निर्देश यानी कि मैंने शाम को निर्देश दिया कि आप बाजार जाइए और बाजार से दूध ले आइए। तो इसी से संबंधित आज की हमारी जो कक्षा है वो इसी से संबंधित है, यानी कि निर्देश। निर्देश को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? आदेश देना। आदेश देना। और कोई? अनुदेशन। अनुदेशन। जी हाँ, आप विषय पर आ चुके हैं। तो अनुदेशन यानी कि आज का जो हमारा विषय है वो होगा शिक्षण अनुदेशनात्मक तकनीकी, यानी कि अनुदेशन पूर्वक तकनीकी का प्रयोग करके हम किस प्रकार से शिक्षण कर सकते हैं, यानी कि लर्निंग कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए इस विषय को जानने के लिए मैं आप सभी लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शो करता हूँ। क्या स्क्रीन आ पा रही है आप तक? जी। स्क्रीन दिख रही है आपको? जी दिख रही है। चलिए ठीक है। तो अब हम प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे। देख पा रहे होंगे आप, आपको स्लाइड शो हो रही है? जी। जी महोदय। जी जी। तो आज का जो हमारा विषय है वो शिक्षण अनुदेशनात्मक तकनीकी यानी कि टीचिंग इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है। अनुदेशन को इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इस यानी कि इससे पहले आपने देखा कि शिक्षण तकनीकी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि शिक्षण तकनीकी क्या है। शिक्षण तकनीकी के तीन मुख्य उद्देश्य हैं: शैक्षिक तकनीकी और अनुदेशनात्मक तकनीकी और व्यवहारात्मक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी में इंटरेक्शन के माध्यम से आपकी एजुकेशन होती है। आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इंस्ट्रक्शन के माध्यम से सीखने का मौका मिलता है। कोई भी इंसान, कोई भी आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है, कोई भी छात्र ऐसा है जो बता सकता है इंस्ट्रक्शन और इंटरेक्शन में क्या अंतर है? क्या आप तक आवाज आ पा रही है? जी महोदय आ रही है। जी, कोई भी बता सकता है? चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इन इंस्ट्रक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शन आपको आदेश दिया जाता है कि आपको ये कार्य करना है। आपको आदेश दिया जाता है कि आपको ये कार्य पूरा करना है और आपको वो कार्य फुलफिल करना पड़ता है।
इंटरेक्शन उसको कहते हैं जब दो लोगों के बीच, यानी कि चाहे वो शिक्षक और विद्यार्थी हो, उन दोनों के बीच इंटरेक्शन होती है, अंतःक्रिया होती है, विचार विमर्श होते हैं और एक दूसरे के विचारों के माध्यम से वो सीखने का प्रयास करते हैं। इंस्ट्रक्शन में आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको ये बुक पढ़नी है, तो आप उस बुक को खुद से पढ़ते हैं, खुद से उसमें विचार विमर्श करते हैं और खुद ही के विचारों से आप उसका आकलन करते हैं। क्या आपको समझ में आ पा रही है बात? जी। क्या आप समझ पा रहे हैं? कोई भी ऐसा है जिसको समझ में ना आ रहा हो? आवाज नहीं आ रही है? क्या सभी को समझ में आ रहा है? आ रही है सर, आ रहा है समझ में। हाँ जी, तो चलिए अब हम अनुदेशन तकनीकी के बारे में सीखते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी किसको कहा जाता है। अनुदेशनस्य शाब्दिक अर्थः निर्देशम दातुं व सूचना दातुं भवति। यानी कि अनुदेशन का शाब्दिक अर्थ निर्देश देना या सूचना देना है, जैसे कि मैं आपको पूर्व भी बता चुका हूँ। शिक्षण तकनीक्याम अनुदेशनात्मक तकनीक्याम च विषयः छात्राणां समक्षम प्रस्तुतः भवति। यानी कि शिक्षण तकनीकी के अनुदेशनात्मक तकनीकी के बीच, इन दोनों तकनीकियों के बीच विषय छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, परंतु उसके बावजूद भी इन दोनों के मध्य क्या है, एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। वो क्या है? शिक्षण तकनीक्याम यत्र सामग्री छात्र छात्राओं जहां शिक्षण तकनीकी की सामग्री छात्र छात्राओं के समक्ष शिक्षक द्वारा प्रस्तुत की जाती है, वहीं अनुदेशन तकनीकी के द्वारा जो कार्य है वो छात्र द्वारा किसी न किसी यंत्र के द्वारा उस पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है जी। यानी कि शैक्षिक तकनीकी में छात्र जो है वो शिक्षक के साथ अंतःक्रिया करके इंटरेक्शन करके सीखता है, परंतु अनुदेशन तकनीकी के माध्यम से जो छात्र है वह किसी तकनीकी के माध्यम से अपनी विषय वस्तु को, पाठ्यचर्या को सीखता है। ठीक है जी। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो श्रीमान ब्रूनर एवं ग्लेसर हैं। ये दो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। आइए इन्होंने चलिए इससे पूर्व मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों में से किसी ने भी इनका पहले से नाम जान रखा है या सुना हो या इनके बारे में पढ़ा हो? क्या आप लोगों को इनके बारे में कुछ भी जानकारी है? आप हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं। नहीं सर। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। इन्होंने अपने कथन में यानी कि अनुदेशनात्मक जो तकनीकी है उसको क्या कहा है। ब्रूनर के अनुसार जो उन्होंने कहा है, देख सकते होंगे आप, आपके स्लाइड में शो हो रहा होगा। इन्होंने कहा है कि अधिगम के लिए सबसे अच्छा होने के लिए एक शिक्षार्थी को पहले इसका अनुभव करना चाहिए, फिर इस पर मूर्त रूप से प्रतिक्रिया देनी चाहिए और अंत में इसका प्रतिनिधित्व भी करना चाहिए। यानी कि अनुदेशन तकनीकी में जो शिक्षण है वो शिक्षार्थी द्वारा किया जाता है। सबसे पहले उसको यानी कि इसकी विषय वस्तु के बारे में जानना चाहिए और तब जाके इसके जो ठोस आयाम है, यानी कि जो अंतर प्रविष्टि कहा जाता है, विषय में घुसना, उसके बाद उसको इस विषय में डीपली जानना चाहिए। यह अनुदेशन तकनीकी है इनके अनुसार। दूसरा, ग्लेसर जी के अनुसार इन्होंने 1962 में अपना यह व्याख्यान दिया था कि शिक्षण वह विशेष क्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होता है और इस प्रकार उन क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है जिससे छात्रों का बौद्धिक विकास और उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जाती है। यानी कि अनुदेशनात्मक तकनीकी के माध्यम से उनको क्या दिया जाता है, उनके बौद्धिक विकास पर जोर दिया जाता है और कहीं ना कहीं उनको स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रेरणा दी जाती है अनुदेशनात्मक
तकनीकी के द्वारा। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई चीज समझना आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या किसी की भी कोई क्वेरी है? महोदय, जो ब्रूनर के अनुसार जो इसका वो बता रखा है, इसका थोड़ा मतलब समझ में नहीं आया तो। अच्छा, समझ में नहीं आया आपको? ठीक है, मैं एक बार पुनः आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्रूनर जी ने कहा कि जो शिक्षार्थी है इसमें वह अपने अनुभव से सीखता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपको किसी के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कोई बुक पढ़ने का, यानी कि चाहे आपको कोई भी कार्य दिया गया है कि आपको ये कार्य करना है, तो आप उसमें क्या करते हैं, एफर्ट डालते हैं, और कहीं ना कहीं उस एफर्ट से आपको अनुभव मिलता है, और उस अनुभव से जो जनित होता है, जो ज्ञान होता है, उसको आप अनुदेशनात्मक तकनीकी का ज्ञान कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? जी महोदय। जी। क्या आपको स्पष्ट हो पाया? जी महोदय। जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं विषय की ओर। अनुदेशन तकनीकी जैसे श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा छात्रों को निर्देश देकर तथा छात्रों को द्वारा जो प्रोग्रामिंग निर्देश हैं उनके उनके ऊपर क्या करते हो, जानते हैं। अब अनुदेशनात्मक जो तकनीकी है उसके मुख्य संसाधन या स्रोत क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से हम अनुदेशनात्मक जो तकनीकी है उसको प्रयोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। उसके कुछ मुख्य टूल हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, प्रोजेक्टर, मोबाइल। आजकल ये सब क्या है, अनुदेशनात्मक तकनीकी के मुख्य उपकरण हैं। कहीं ना कहीं अच्छा, आप लोग बता सकते हैं, आप में से कोई भी बता सकता है कि अनुदेशनात्मक जो तकनीकी है वो हमारी दैनिक दिनचर्या में हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? पवन जी, आप बता सकते हैं, पवन कुमार जी? हाँ महोदय। आप बता सकते हैं कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में किस प्रकार से अनुदेशनात्मक तकनीकियों का प्रयोग करके शिक्षण कर सकते हैं या करते हैं? नहीं सर। चलिए, कोई और बता सकता है? जी। सर मैं बताऊं? जी जी जी, बताइए। यूट्यूब के माध्यम से हमें शिक्षण स्टडी करते हैं, जैसे यूट्यूब के माध्यम से, या ऑनलाइन बुक पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई भी अगर जैसे खान सर की क्लास होती है तो इनकी क्लास ले सकते हैं, मानसी मैम की क्लास होती है, इनकी क्लास ऑनलाइन के माध्यम से हम ले सकते हैं। जी 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 जी। और जैसे चलिए, रेडियो के माध्यम से भी हम आजकल सुनते हैं। जी 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 जी। बहुत अच्छा। और कोई? हाँ जी सर, जैसे अब हम भी ये पढ़ रहे हैं, वो भी मतलब मोबाइल द्वारा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ये भी अनुदेशनात्मक तकनीक का ही प्रयोग हो रहा जी, है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपका आंसर है। और मैं आपको इसी विषय पर लेके आना चाह रहा था कि अनुदेशन जो तकनीकी है इसका जो यूज किया जाता है अधिकतर तब किया जाता है जब शिक्षक के द्वारा निर्देश देकर छात्रों द्वारा ही पाठ्यक्रम का पूर्ण कराया जाना हो। यानी कि अगर आप देख सकते हैं, जो आजकल हम पीपीटी के माध्यम से और हमें निर्देश दिया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया निर्देशिका मैम के द्वारा कि आप लोगों ने क्या करना है, पीपीटीओ का निर्माण करना है और कक्षाएं संचालित करनी है, और कहीं ना कहीं हम सभी को कोई ना कोई विषय वस्तु दी गई और हमें उसके ऊपर चर्चा करनी है। तो कहीं ना कहीं जो अनुदेशन तकनीकी है वो छात्र को क्रिएटिविटी
डालती है, और कहीं ना कहीं हम लोग भी इसी माध्यम से आजकल इन क्लासों का क्या कर रहे हैं, संचालन कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? जी जी, तो अब आगे बढ़ते हुए अनुदेशन तकनीकी के विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें है वो है अस्मिन् तकनीक्यां कक्षायां व कक्षायाः बहिः व तांत्रिक यंत्राणां माध्यमेन पाठ्यक्रमं छात्राणां समक्षं प्रस्तुतं शक्यते। यानी कि इस तकनीकी के माध्यम से पाठ्य वस्तु को छात्रों के समक्ष कक्षा में व कक्षा के बाहर तकनीकी उपकरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर कक्षा में शिक्षक के द्वारा तकनीकी यंत्र जो है उनके द्वारा छात्र को सिखाया जा रहा है या उसके बाहर भी सिखाया जा रहा है, तो वो क्या आता है, अनुदेशन तकनीकी के अंतर्गत आता है। दूसरा, इसके माध्यम से बड़े समूह को कम से कम समय में अगर आपको सिखाना हो तो अनुदेशन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आज हम सब देख पा रहे होंगे, हमारी कक्षा चूंकि बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी कक्षा होने के साथ साथ हमारा जो सिलेबस है वो भी वास्ट है, और हमारा किन्हीं कारणोंवश जैसे कि हमारा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया, जिसके लिए इस तकनीकी का प्रयोग किया गया। और कहीं ना कहीं सभी लोगों का पारस्परिक सहयोग होने के साथ और कहीं ना कहीं कंटेंट तैयार करने के साथ साथ हम सब लोगों का एक दूसरे के साथ विषय तैयार करने के बाद हम एक दूसरे के विषय को जान पा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अपने अपने विषय पर परिपक्वता लाकर हम दूसरे व्यक्ति को भी उस ज्ञान से सिंचित कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? जी जी। तीसरा पॉइंट जो है, अस्मिन् तकनीक्यां शिक्षकस्य अभावात् छात्र शिक्षकयोः अंतःक्रिया न भवति। यानी कि इस तकनीकी के माध्यम से ये हो सकता है कि शिक्षक और जो छात्र है उन दोनों के बीच क्या है, अंतःक्रिया नहीं हो पाती है। अंतःक्रिया नहीं हो पाती है तो इसका फल क्या निकलता है वो अगले पॉइंट में देखेंगे हम। अनुदेशन तकनीक्याः माध्यमेन केवलं ज्ञानात्मक पक्षस्य विकासः एव संभवति। यानी कि जो अनुदेशन तकनीकी है ना, इसके माध्यम से केवल ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास हो पाता है। इससे पहले आप शैक्षिक तकनीकी आपने पढ़ी होगी। शैक्षिक तकनीकी में उसमें देखा होगा आपने, ज्ञानात्मक पक्ष हो गया और क्रियात्मक पक्ष हो गया और भावात्मक पक्ष। इन तीनों पक्षों के ऊपर क्या की जाती है, शिक्षक के द्वारा इन तीनों के ऊपर कार्य किया जाता है। और कहीं ना कहीं हम शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया होने के कारण, इंटरेक्शन होने के कारण छात्र का ज्ञानात्मक पक्ष भी सुदृढ़ होता है और छात्र का भावात्मक पक्ष भी सुदृढ़ होता है और कहीं ना कहीं उसका क्रियात्मक पक्ष भी सुदृढ़ होता है। समझ पा रहे हैं आप? जी जी, अगर यहाँ तक किसी को कुछ समझना आया हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये समझ में आ पा रहा है आप लोगों को? जी महोदय। जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संप्रेषणस्य अपेक्षया अस्मिन् सामग्री विषये अधिकं बलं दत्तम। यानी कि संप्रेषण, कोई बता सकता है संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ हम क्या ले सकते हैं? पूजा महोदया आप बताएंगी? पूजा महोदया अगर क्लास में ज्वाइन है। संप्रेषणस्य शाब्दिक अर्थः। कविता नेगी जी। संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ है आपस में बातचीत करना। ठीक है, बहुत सुंदर। संप्रेषण का करना, जी, आदान प्रदान करना, ये भी हो सकता आदान है। प्रदान।
जी, 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 जी। हाँ, आपने सही कहा, आदान-प्रदान करना या विचार-विमर्श करना यानी कि सर क्या बताऊं? जी, संप्रेषण मतलब संचार करना, संचार अपनी बात करना। किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। जी। संप्रेषण का अगर आप अर्थ लें तो संप्रेषण यानी कि आप इंग्लिश में कहें तो इसको कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं आप। यानी कि कहीं न कहीं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के अपेक्षा अस्मिन् सामग्री विषये अधिकं बलं दत्तं भवति। यानी कि इसके माध्यम से अनुदेशन तकनीकी के माध्यम से जो कम्युनिकेशन है यानी कि जो अंतःक्रिया होती है छात्र और शिक्षक के बीच वो नहीं हो पाती है बल्कि पाठ्य वस्तु के ऊपर अधिक बल दिया जाता है कि किस प्रकार से यानी कि जैसे आप देखते होंगे शैक्षिक तकनीकी में जो शिक्षक है वो वो चाहता है कि छात्र का कहीं न कहीं सर्वांगीण विकास हो तो वो छात्रों के साथ परस्पर वार्ता करते हैं, परस्पर उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये होता है कि इसमें सामग्री विषय पर अधिक बल दिया जाता है, पाठ्यक्रम को जल्द से जल्द यानी कि कहीं न कहीं छात्रों तक पहुँचाने पर बल दिया जाता है। अगला है सर्वे छात्राः स्वगत्यानुसारेण शिक्षन्ति यानी कि जो सभी छात्र हैं वो इसके माध्यम से अपनी-अपनी गति के अनुसार सीखते हैं। अपनी-अपनी गति और मति के अनुसार कैसे सीखते हैं? जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कोर्स यानी कि कई लोग हैं ऐसे जो यूट्यूब के माध्यम से कोर्स बनाते हैं अपने या ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, आप उनको एक्सेस करते हैं। तो वो भी अनुदेशन तकनीकी के माध्यम में ही आता है। कि वो आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, आप उसको चार्ज करते हैं और कहीं न कहीं आप जब चाहें उसको देख सकते हैं, जब चाहे अपने बौद्धिक विकास कर सकते हैं, जब चाहे उसको संचालित कर सकते हैं। यानी कि आप अपने समय के अनुसार, अपनी गति के अनुसार और अपनी मति के अनुसार उससे सीख सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? जी महोदय। जी, तो अगला है स्वाध्याय पक्षे प्रचारः भवति। यानी कि इसमें क्या होता है स्वाध्याय पक्ष का क्या होता है यानी कि जो सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं आप स्वाध्याय पक्ष यानी कि जो हम सेल्फ स्टडी करते हैं इसका अधिक बढ़ावा दिया जाता है यानी कि शिक्षक के द्वारा आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको ये विषय वस्तु को क्या करना है तैयार करना है इस विषय को तैयार करना है और इसके ऊपर आपकी क्या होगी परीक्षा हो सकती है तो हम लोग क्या करते हैं इसको खुद से तैयार करते हैं और खुद से इसके ऊपर आकलन करते हैं विचार विमर्श करते हैं और कहीं ना कहीं अपने विषय को तैयार करते हैं तो ये स्वाध्याय के ऊपर अधिक बल देता है छात्राणां कार्यकुशलतायाः विकासः भवति यानी कि अनुदेशन तकनीकी के माध्यम से छात्रों की कार्यकुशलता और उनके जो कौशल क्षमता है उसमें क्या होता है विकास होता है उत्तरोत्तर वृद्धि होती है वो किस प्रकार से होती है यानी कि कहीं ना कहीं शिक्षक के माध्यम से आप लोगों को अब मैं फिर से आपको उसी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जैसे अगर देखा जाए जो आजकल हम जो क्लासेस संचालित कर रहे हैं ये भी अनुदेशन तकनीकी के प्रारूप के अंतर्गत आता है वो किस प्रकार से आता है आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ जिस प्रकार से निर्देशिका मैम के द्वारा हमें निर्देश दिया गया कि आप लोग इन इन विषयों पर अपनी अपनी पीपीटी तैयार कीजिए तकनीकी के माध्यम से और हमने उसके ऊपर पीपीटी तैयार की पीपीटी तैयार करने से पूर्व हमने सबसे पहले उसके लिए सामग्री का क्या किया संचयन किया कहीं ना कहीं से चाहे हमने कहीं से भी किया नेट से किया या बुक्स से किया हमने उसकी सामग्री एकत्रित की और कहीं ना कहीं उसके बाद पीपीटी में परिवर्तित किया पीपीटी में परिवर्तित करने के बाद हमने उसका स्वाध्याय किया उसको समझा और तब जाके हम उसको छात्रों तक प्रेषित कर पाते हैं तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये भी अनुदेशन तकनीकी के अंतर्गत ही आती है कि किसी ने हमें निर्देश दिया और हमने उसका निर्देश का पालन करते हुए सीखा समझा और फिर दूसरों को सिखाया तो इससे क्या होता है कहीं ना कहीं हमारे अनुदेशन तकनीकी के माध्यम से छात्र की यानी कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो हम लोग अगर इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी में क्या हुआ होगा
वृद्धि हुई होगी। किसी को इससे पूर्व पीपीटी बनानी नहीं आई होगी, तो आज देखिए हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पीपीटी का निर्माण करना आ गया। पीपीटी का निर्माण किया तो सभी लोग अपनी अपनी क्षमता अनुसार और अपनी पीपीटी को रोचक बनाने के लिए उन्होंने कुछ न कुछ एलिमेंट्स का क्या किया होगा, प्रयोग किया होगा, और ज्यादा रोचक बनाने के लिए अपनी पीपीटी को रोचक बनाने के लिए उनका प्रयोग किया होगा। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है, कार्यकुशलता आती है, हम अपने कार्य को अनुभव से सीखने का प्रयास करते हैं। अगर इसको सिंपल वे में कहा जाए तो इसमें छात्र अपने अनुभव से सीखता है, और कहा जाता है कि अनुभव से लिया हुआ ज्ञान आपका मृत्यु पर्यंत रहता है। यानी कि जो भी ज्ञान आप अपने अनुभव से अर्जित करते हैं वो ज्ञान आपका मृत्यु पर्यंत तक साथ में रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसको खुद से फेस किया होता है। समझ पा रहे हैं आप? जी सर। क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको समझना आ पाया हो? चलिए, समझ में आ रहा है। इसमें शिक्षक का स्थान प्रबंधक का होता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो शिक्षक है वो एक प्रबंधक के तौर पे काम करता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं और आपसे कार्य करवाते हैं, और आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो क्षमता है, उसको देखते हैं कि आप उस कार्य को कितनी कुशलता पूर्वक कर सकते हैं। इसको हम देखें तो इसको द्विध्रुवीय शिक्षण तकनीकी भी कह सकते हैं। इसको द्विध्रुवीय शिक्षण तकनीकी क्यों कह सकते हैं? क्या कोई बता सकता है? क्योंकि सर ये संप्रेषणात्मक है, जो एक तरह से इंस्ट्रक्शन मिलने पर दूसरी तरफ होगी। चलिए, आपने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। कोई और? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में, शिक्षक और नहीं, छात्रों के बीच। नहीं। कोई और कह सकता है? चलिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये द्विध्रुवीय शिक्षण तकनीकी किस प्रकार हम इसको कह सकते हैं। ये द्विध्रुवीय शिक्षण तकनीकी हम इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आपने त्रिध्रुवीय शिक्षण तकनीकी पढ़ा है। त्रिध्रुवीय जॉन डीवी का जो है सिद्धांत, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र सम्मिलित होते हैं, है ना? तो वो आपका शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आता है। लेकिन अनुदेशन तकनीकी के अंतर्गत द्विध्रुवीय शिक्षण तकनीकी आती है। वो किस प्रकार आती है मैं बताता हूँ। क्योंकि इसमें अभाव किसका होता है? अनुदेशन तकनीकी शिक्षण जो है, इसमें अभाव किसका होता है? इन तीनों एलिमेंट्स में से शिक्षक का अभाव होता है। जब शिक्षक का अभाव होता है तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या हो जाती है? द्विध्रुवीय हो जाती है। यानी कि छात्र और पाठ्यक्रम, छात्र और पाठ्य वस्तु, ये दो ही जो हैं इसके मुख्य पिलर, ये इसमें रह जाते हैं। और ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करके, यानी कि छात्र डायरेक्ट पाठ्य वस्तु से सीखता है और अपने अनुभव के अनुसार और अपने विचारों के अनुसार उसको समझ पाता है। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ पा रहा है? जी जी सर। जी। चले, बहुत अच्छा।